किस तरह से अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का इस्तेमाल करते हुए अदर बैकवर्ड क्लासेस के ही विरोध में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का ही उपयोग किया, उनके विरोध में इस्तेमाल किया। ये जानकारी अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए इसके बारे में हम लोग आज कुछ जानकारी लेने देने की कोशिश करेंगे, जानकारी इसकी विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोगों के साथ, ओबीसी के साथ में क्या हुआ। क्योंकि ये आरक्षण का विषय है और इसलिए इस विषय को समझने के लिए आरक्षण के इतिहास को थोड़ा जानना और समझना जरूरी है। ज्योतिराव फूले के द्वारा प्रशासन में हमारे लोगों को हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसकी बात 19वीं शताब्दी समाप्त होने के पहले उन्होंने उस पर गौर किया और प्रतिनिधित्व किस तरह से दिया जा सकता है उसके बारे में अभ्यास करके रिकमेंडेशन देने के लिए साउथ बरो कमीशन को कहा गया। जब साउथ बरो कमीशन भारत में आया तो छत्रपति शाहू महाराज ने भास्कर राव जाधव के द्वारा, जो उनके संस्थान में मराठा जाति के व्यक्ति थे और बहुत पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड व्यक्ति थे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में वो गोल्ड मेडल में पास हो गए थे, तो उसको छत्रपति शाहू महाराज ने साउथ बरो कमीशन के पास भेजा और कहा कि मराठा और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए रिजर्वेशन की और प्रतिनिधित्व की मांग करो। तो वो गए और उसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 1918 को अपना रिटर्न मेमोरेंडम सबमिट किया। ये जो रिटर्न मेमोरेंडम उन्होंने सबमिट किया उसमें उन्होंने जो ब्राह्मणेतर टर्मिनोलॉजी थी उसमें महत्वपूर्ण बदलाव किया। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर की उम्र केवल 27 साल की थी और महत्वपूर्ण रिप्रेजेंटेशन की बात का मेमोरेंडम वो सबमिट कर रहे थे और अपने लोगों को कैसे अधिकार मिले इसके बारे में बहुत सतर्कता से उन्होंने वो सारा का सारा लिखित मेमोरेंडम तैयार किया था। आज भी वो पढ़ने लायक है। 27 साल के उम्र के व्यक्ति के द्वारा इस तरह की गहरी बात वहां प्रेजेंट करना, यह अपने आप में बहुत गहरी बात थी। उसके बाद उसके जब ये मांग की गई शाहू महाराज के कहने पर भास्कर राव जाधव और बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने कर्नाटक में आज है जो कोल्हापुर के लगा हुआ संस्थान के साथ लगी हुई तहसील है, अभी कर्नाटक में बॉर्डर में है, वहां वो गए। उस समय वो तहसील नहीं थी। वो वहां गए, पब्लिक मीटिंग लिया और पब्लिक मीटिंग में बाल गंगाधर तिलक ने कहा तेली, तंबोली और कुनभटो को संसद में जाकर, विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलाना है, तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है और कुनभटो को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस तरह से हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन के अधिकार का विरोध किया गया। इससे ये सिद्ध होता है कि तिलक के नेतृत्व में जो आजादी का आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन उनके आजादी का आंदोलन था और हमारे लोगों को उसमें रिप्रेजेंटेशन या अधिकार या स्वतंत्रता देने की बात शामिल नहीं थी। इससे ये बात सिद्ध होती है।
1919 को इस विरोध की वजह से फर्स्ट इंडिया एक्ट पास हुआ। उसमें शेड्यूल कास्ट उस समय नहीं कहा जाता था, बहिष्कृत या अनटचेबल शब्द बाबा साहब आम्बेडकर ने यूज किया था। और उन बहिष्कृत और अनटचेबल लोगों के लिए उस कानून में जो रिप्रेजेंटेशन की मांग संख्या के अनुपात में उन्होंने की थी वो मानी नहीं गई। भास्करराव जाधव की भी बात को नहीं माना गया। तो केवल उन लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का अधिकार बहाल किया गया जो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। जब 1919 के कानून के द्वारा भारत में विधिमंडलों का गठन हुआ और ये गठन होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को बॉम्बे काउंसिल पर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन के तौर पर नॉमिनेट किया गया, अनटचेबल लोगों का, बहिष्कृत लोगों का प्रतिनिधि के तौर पर। उसके बाद उन्होंने 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट का गठन किया 24 को। उसके बाद 1927 को उस संगठन के द्वारा उन्होंने चौधार तालाब पर आंदोलन किया और इस आंदोलन के बदौलत बहुत बड़े पैमाने पर बाबा साहब अम्बेडकर के इस आंदोलन का मामला आगे बढ़ने लगा। तो इसी दौरान 1928 को अंग्रेजों ने ये घोषित किया, जैसे उन्होंने 1919 के कानून में घोषित किया था कि हर 10 साल बाद इसकी समीक्षा होगी। तो 10 साल बाद समीक्षा करने के लिए जब उन्होंने ऐलान किया कि साइमन कमीशन भारत में जाकर जो हमने भारतीय लोगों को अधिकारों का पहला हफ्ता बहाल किया, उस हफ्ते का क्या परिणाम हुआ और लोगों ने उसका कैसे उपयोग किया, उस बात को ध्यान में रखते हुए आगे क्या करना होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशन देने के लिए साइमन कमीशन को कहा गया। और उसके साथ साथ अंग्रेजों ने यह भी घोषित किया कि 1919 को शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, जिन लोगों का दावा 1919 में माना नहीं गया, उन पर अभी विचार किया जाएगा। जब उन्होंने ऐसा ऐलान किया तो गांधी उस समय कांग्रेस के नेता हो गए थे, क्योंकि 1920 को बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था और गांधी जी कांग्रेस के नेता हो गए थे। और इस तरह से जब गांधी जी कांग्रेस के नेता हो गए तो गांधी जी ने जब वो नेता हो गए तो 1928 को साइमन के विरोध में साइमन चले जाओ का आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि गांधी जी को ये लग रहा था कि आजादी का आंदोलन तो हम हमारे लिए कर रहे हैं, मगर अनटचेबल, बहिष्कृत और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अधिकार देने की साइमन कमीशन रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए साइमन कमीशन के विरोध में सारे देश भर में यह आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन इतना उग्र था कि लाहौर पाकिस्तान में लाला लजपत राय की छाती पर लाठी पड़ने से लाला लजपत राय की इस आंदोलन में मृत्यु हो गई। इसका मतलब ये है कि हमारे हक और अधिकार के लिए इतना ज्यादा उग्र आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। हमको ये पढ़ाया जाता है कि लाला लजपत राय ने देश के आजादी के लिए प्राण दिया, मगर हम कहेंगे, अगर हमें इतिहास लिखने का अवसर मिला तो कहेंगे कि लाला लजपत राय ने देश के आजादी के लिए नहीं, बल्कि बहिष्कृत, अनटचेबल और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए लाला जी शहीद नहीं हुए, बल्कि उन्होंने प्राण दिया
इतना उन लोगों ने हमारे हक और अधिकार का विरोध किया, ऐसे कहा जा सकता है। इस तरह से साथियों, हमारा इतिहास जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हक और अधिकार की बात है, रिजर्वेशन की बात है, उस संबंध में ये जानना समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए जब गांधी जी ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने कहा कि ये सरकारी कमीशन है, इसलिए इस पर प्राइवेट लोग नहीं लिए जा सकते, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि इस पर भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं लिया गया। अंग्रेजों ने गांधी जी को आश्वासन दिया कि इसके जो भी रिकमेंडेशन होंगे उस पर तभी फैसला होगा जब आप लोगों की राय ली जाएगी। ऐसा आश्वासन देने के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन पीछे ले लिया। उसके बाद में 1930 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ, तो बाबा साहब आम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए जो नासिक में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह था उसको उन्होंने स्थगित किया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए गए, उनको बुलाया गया था। जब वो वहां गए तो गांधी जी वहां नहीं थे, इसलिए उसका कार्य चलता रहा, मगर जल्दी ही उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उसमें गांधी जी के एब्सेंट में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसलिए वो जल्दी समाप्त किया गया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों ने दोबारा गांधी जी को बुलाया। गांधी जी इस आशंका के साथ गए कि अगर इस बार मैं नहीं गया तो कहीं अंग्रेज लोग मेरे एब्सेंट में ही फैसला ना ले ले, इसलिए वो वहां चले गए। और जाने के बाद गांधी जी ने अनटचेबल लोगों के अधिकारों का विरोध किया, बहिष्कृत लोगों के अधिकारों का विरोध किया। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने गांधी जी पर यकीन और विश्वास करते हुए गांधी जी को बैकवर्ड क्लासेस का मुद्दा उठाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा, मगर उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। तो इस तरह से बैकवर्ड क्लास के साथ धोखाधड़ी हुई गांधी जी के द्वारा, और इस तरह से गांधी जी ने जब विरोध किया तो बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी जी का वहीं पर विरोध किया। और जब बाबा साहब आम्बेडकर ने विरोध किया तो गांधी जी को ऐसे लगा कि गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा कि हम आजादी की मांग करने के लिए यहां आए हुए हैं, मगर हम आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये मीटिंग स्तम लोग थे का महासमिति में 172 लोग थे, तो 157 वर्सेस 15 वोटों से गांधी जी ने यह प्रस्ताव पारित किया। और पारित करने के बाद ये प्रस्ताव गांधी जी ने माउंटबेटन को भेजा। भेजने के बाद माउंटबेटन ने सोचा कि गांधी जी और मेरे बीच में जो गुप्त समझौता हुआ उसको गांधी जी ने पालन करने वाला प्रस्ताव भेज दिया। उसके बाद उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को कम्युनिकेट किया और कहा कि हम लोगों ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं होगा। जो लॉर्ड वेवेल ने रेडियो पर स्पीच दिया था वो वादा निभाने से माउंटबेटन ने इनकार कर दिया। अब जो डाटा अवेलेबल है उसके आधार पर गांधी जी की और माउंटबेटन की क्या वार्ता हुई है, इन कड़ियों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या वार्ता हुई होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा होगा कि बताइए आपने क्यों बुलाया। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा होगा कि मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को अपना हिस्सा मिल जाए, हिंदुओं को अपना हिस्सा मिल जाए और दोनों लोग शांति से राज करें। इस बात को जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने समर्थन दे दिया है। और
समर्थन दे दिया है, तो मैं चाहता हूं आप भी समर्थन दे दें। तो गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा होगा, कड़िया जोड़ते हुए बता रहा हूं, कहा होगा कि ऐसा होने से तो जवाहरलाल प्रधानमंत्री बनेंगे और सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, मगर मुझे क्या मिलेगा। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को पूछा होगा, गांधी जी आपको क्या चाहिए? अगर मेरे ताकत में, मेरे शक्ति में है तो मैं जरूर आपकी बात मान लूंगा। गांधी जी ने कहा होगा आपकी ताकत में है, आपके शक्ति में है। कहा कि मेरे शक्ति में क्या है आप बताइए। तो गांधी जी ने बताया होगा कि आपके पहले जो लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल थे, उन्होंने रेडियो पर एससी और एसटी के लोगों को सेपरेट लोकटेट देने का वादा किया था। तो ये वादा यदि आप लोग निभाने, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। इसके बारे में ओबीसी के अंदर जागरण हो रहा है, ये षड्यंत्र किया जा रहा है क्रीमी का। इस पर लोगों का ध्यान आकर्षित ना हो, इसके लिए बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने राम मंदिर का झुंझुना ओबीसी को थमाने का कोशिश किया, ताकि ओबीसी का अटेंशन, ओबीसी को जो अधिकार मिले हैं उस पर अमल करने के लिए ना जाए। ये सारा षड्यंत्र हो रहा है। इसके बारे में ओबीसी के लोगों को जगाने की जरूरत है। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस को जब भी, जितनी बार भी बहुमत मिला, वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो ज्वाइंट लोकटेट लागू हुआ, वो ज्वाइंट लोकटेट ओबीसी के लोगों ने अगर बाबा साहब आंबेडकर का समर्थन किया होता तो ज्वाइंट लोकटेट नहीं होता। ज्वाइंट लोकटेट नहीं होता तो उन लोगों का समर्थन कांग्रेस को नहीं होता। अगर उन लोगों का समर्थन कांग्रेस को नहीं होता तो उनके समर्थन से ब्राह्मण सरकार बनाते रहे, बहुमत हासिल करते रहे और उसके आधार पर ओबीसी को अधिकारों को वंचित करते रहे। 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट के लोगों को अधिकार मिला और 16 नवंबर 92 को ओबीसी को मिला। यानी ओबीसी को ब्राह्मणों की वजह से 60 साल बाद मिला। और वो भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। ओबीसी के जो लोग हैं वो तो राम मंदिर के आंदोलन में शामिल थे। इसका सबूत मैं आपको देना चाहता हूं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने दिल्ली में एक मोर्चा निकाला था। उस मोर्चा में बहुत बड़ा एक स्लोगन लगाया जा रहा था, एक पत्रकार भी साथ में चल रहा था। स्लोगन ये था कि 90 भाग हमारा है, 90% लोगों का नारा है, 90 लोगों का नारा है और पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग 90% है और 90% की ये मांग है आरक्षण के संबंध में। वो ऐसा नारा दे रहे थे। तो पत्रकार ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश को पूछा कि चौधरी साहब, ये नारा जो आप दे रहे थे कि पिछड़े वर्ग के लोग 90% है और 90 भाग हमारा है, ऐसा आप कह रहे हैं, तो ये जो मोर्चा है, इस मोर्चा में तो संख्या में 90 लोग नहीं है। तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने उस पत्रकार को जवाब दिया और कहा, वो 90 कैसे हो सकते हैं, वो तो राम मंदिर के आंदोलन करने में चले गए हैं। ये इस बात का सबूत था कि राम मंदिर के आंदोलन ने मंडल कमीशन और ओबीसी के आंदोलन को कमजोर किया था। वो अपने हक और अधिकार हासिल करने के बजाय ओबीसी के लोग राम मंदिर के आंदोलन में डाइवर्ट करने में आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग कामयाब हो गए थे। इस बात को जानना और समझना बैकवर्ड क्लास के लोगों को आज के स्थिति में भी जो लोग राम मंदिर बना रहे हैं वो क्रीमी लेयर का षड्यंत्र ओबीसी के लोगों को मालूम ना हो, इस पर पर्दा पड़ा रहे और ये षड्यंत्र ओबीसी के साथ किया जा सके, इसके लिए सारी बातें की जा रही है। जबकि कोरोना वायरस का संकट चल रहा है, इसके बावजूद भी ये हो रहा है। कोरोना का मुकाबला किया जाना चाहिए,
फिर भी ये हो रहा है और बाद में भी मंदिर बनाया जा सकता है, मगर इसी कारण लॉकडाउन के दौरान ये सब किया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ये क्रीमी लेयर का मामला तय किया जा रहा है ताकि ओबीसी के साथ बहुत बड़े पैमाने पर षड्यंत्र किया जा सके। मैं ओबीसी के लोगों को इसके बारे में सतर्क रहने के लिए कहता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात यह है, इससे क्या होगा, ओबीसी का ही समर्थन लेकर ब्राह्मण लोग ओबीसी के ही विरोध में प्रतिक्रांति करने में कामयाब हो जाएंगे। अब ब्राह्मणों ने एक ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और वो ओबीसी की मदद लेकर, प्रधानमंत्री की मदद लेकर ब्राह्मण ओबीसी के ही विरोध में प्रतिक्रांति करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिक्रांति करने में कामयाब हो रहे हैं। ये बात हम लोगों को जानने की, समझने की और बैकवर्ड क्लास के लोगों को जानने समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ब्राह्मणों ने जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया तब उन्होंने सोचा कि अगर बैकवर्ड क्लास के लोगों को डाइवर्ट करना है, तो उन्होंने सोचा कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं जब आपस में मिलते हैं तो अभिवादन में राम राम करते हैं, आपस में मिलते हैं तो अभिवादन में राम राम करते हैं। तो ये राम राम करने वाले लोगों को, अगर राम राम करने वाले लोगों का राम नाम सत्य करना है तो राम का नाम लेकर ओबीसी का राम नाम सत्य किया जा सकता है। इसको आधार बनाकर उन्होंने ये सारा का सारा षड्यंत्र किया और प्रतिक्रांति करने में कामयाब लगभग हो रहे हैं। इसके विरोध में ओबीसी के लोगों को सारे देश भर में जागरण करने की जरूरत है। ये जागरण करने के लिए इतना लंबा चौड़ा विश्लेषण आप लोगों के सामने सारे हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ किया गया, सबूतों के साथ किया गया। आशा है, विश्वास है आप लोग इस बात को गंभीरता से जानकारी लेंगे और इस पर विचार मंथन करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी। धन्यवाद। 7:15 घंटा हो गए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।